नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक एजुकेशनल वीडियो में। मेरा नाम है मनीष वेलवंशी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल मनीष वेलवंशी एजुकेशन में। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एक रिसर्च पेपर को कैसे राइट किया जाता है, एक रिसर्च पेपर को कैसे लिखा जाता है। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है, हमें इसमें क्या क्या देखना है। टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन, मटेरियल्स एंड मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, रिजल्ट्स वैलिडेशन, फ्यूचर स्कोप, कंक्लूजन और रेफरेंसेस। ये सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, तो आप अंत तक के जरूर बने रहिए जिससे आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ सके। तो सबसे पहले रिसर्च पेपर कैसे हम लोग लिखते हैं या फिर उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है या क्यों लिखते हैं। तो रिसर्च पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो नॉवेलिटी यानी कि कुछ नवीन चीज़ों को शो करता है, कुछ नवीन उसमें जो एक्सपेरिमेंटल वर्क या सिमुलेशन वर्क या इन्वेंशन किए जाते हैं वही रिसर्च पेपर में काउंट होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ इसमें नॉवेलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो नॉवेलिटी को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है आपका रिव्यू ऑफ द प्रीवियस पेपर्स। पहला स्टेप क्या होता है इसका कि आप लोग पुराने पेपर्स को पढ़ें। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, इसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर देख लेंगे कि रिव्यू पेपर हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप इसकी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप। रिसर्च गैप का मतलब होता है जो काम अभी तक नहीं हुआ है वो काम हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, मतलब हम लोग प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करते हैं कि हम लोग किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ये रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है ना। अब वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम हमने फॉर्म कर ली है, बना ली है, तब उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कौन कौन से हो गए हमारे, रिव्यू करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करना और फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है आपको कि हम लोग नोवेलिटी कैसे फाइंड करेंगे या रिसर्च गैप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए कि ए मटेरियल है, बी मटेरियल है, सी मटेरियल है। ये तीनों जो मटेरियल है वो क्या कर रहे हैं, जब कंपोजिट मटेरियल बना रहे हैं एक तीनों मिलकर, तो क्या कर रहे हैं, वो जो कंपोजिट मटेरियल बना है उसकी बना रहे हैं वो लोग हार्डनेस को उसकी वो क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही एक कंपोजिशन हमने बनाया बी सी और डी का, तो वो क्या कर रहा है, बायोकम्पैटिबिलिटी को बढ़ा दे रहा है। क्या कर रहा है वो, ए बी और सी हार्डनेस को बढ़ा रहा है और बी सी और डी क्या कर रहा है, बायोकम्पैटिबिलिटी को बढ़ा रहा है। ऐसे ही एक डी ई और एफ कॉम्बिनेशन है मटेरियल्स का, वो बढ़ा रहा है क्या, इंक्रीज्ड एंटी कोरोजन, मतलब कोरोजन को वो रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, ठीक है। तब हमारे पास में अगर मान के चलिए हमने ये तीन पेपर पढ़े हुए हैं, तो हम लोग को अगर इसमें से कोई नोवेल कॉम्बिनेशन निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए ई और एफ मैंने ले लिया, यहाँ से ई एफ यहाँ से ले लिया और ए मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो ई एफ और ए ये क्या हो गया, एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। इसी तरीके से क्या हो गया, सी और डी भी ए के साथ में नहीं जुड़े हुए हैं, तो सी और डी, ए प्लस सी प्लस डी, ये एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये हो गया आपका नॉवेल्टी, यानी कि नॉवेल यहाँ पे वर्क हो जाएगा। ये काम जो है पहले एड्रेस नहीं किया गया, मतलब इसका काम पहले हुआ नहीं है, तो इसका क्या बिहेवियर होगा वो हम लोग चेक करेंगे एक्सपेरिमेंटल वर्क के जरिए, सिमुलेशन वर्क के जरिए। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक नया रिसर्च बन जाएगा। इसी तरह ए सी और डी ये भी जो है पहले नहीं हुए हैं, तो ये भी एक नॉवेल कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज चेक करेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन सिमुलेशन। तो हम लोग को क्या होगा, इसका बिहेवियर या प्रॉपर्टीज इसकी हम लोग निकाल लेंगे। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो हो गया आपका ई प्लस एफ प्लस ए और ए प्लस सी प्लस डी, ये दोनों क्या है, एक नए रिसर्च पेपर को बनाने के लिए योग्य है, मतलब एलिजिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से नॉवेल कॉम्बिनेशन जो हो गए हमने क्या कर लिए, निकाल लिए। तो हम लोग क्या करेंगे अब इसमें जो है एक्सपेरिमेंटेशन वर्क जो है इसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं टाइटल कैसे लिखते हैं। पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि टाइटल क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पेपर में जो पूरा काम किया होता है तो उसको कैरेक्टराइज करने के लिए हम लोग या आइडेंटिफिकेशन देने के लिए हम लोग एक नाम देते हैं जो क्या कहलाता है, टाइटल ऑफ द पेपर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मेरा एक पेपर है जो पब्लिश हुआ था जर्नल ऑफ द ब्राजीलियन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग में, ये एक एससीआई ई जर्नल है। तो इसमें क्या है, मेरा ये पेपर पब्लिश हुआ था, फिक्सेशन ऑफ पावेल्स टाइप 2 femoral neck fracture with triangular, rectangular and pentangular configuration cannulated screws using finite element analysis। तो ये जो हो गया हमारा पेपर का टाइटल हो गया है ना।
तो ये इस तरीके से मैंने अपने पेपर को जो काम किया था वो पूरे एक टाइटल में मैंने उसको समझा दिया या दर्शा दिया। तो ये हो गया आपका एक टाइटल, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट आया। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एक शॉर्ट समरी होता है। क्या होता है? शॉर्ट समरी होता है। ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स और कंक्लूजन, ये चार चीजें इसमें दी जाती है। ठीक है, अलग अलग भी दे सकते हैं हम लोग, या हम लोग मिक्स करके भी हम लोग इकट्ठे भी इसको दे सकते हैं ना, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। रीडर कैन अंडरस्टैंड द होल पेपर जस्ट बाय रीडिंग दिस सेक्शन, मतलब अगर इस सेक्शन को रीडर पढ़ ले तो वो समझ जाता है कि पूरे पेपर में क्या काम हुआ है। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट को क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही सावधानी से या बहुत ही अच्छी तरीके से उसको हम लोग बना के पेश करते हैं। ठीक है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि ये क्या होता है, पूरे पेपर की एक समरी होती है। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या हमारी मेथड थी, क्या रिजल्ट्स आए और क्या कंक्लूजन था उसका, ये हम लोग चारों चीजें क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में देते हैं। ठीक है। आगे चल के बात करते हैं हम लोग कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, और दे मेक सर्चिंग द रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल्स वेरी इजी। मतलब क्या होता है, ये कुछ 4 से 5 वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, 4 5 6 7 तक हो सकते हैं इसमें। तो ये 5 to 7 वर्ड्स ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं रिसर्च के, कि यदि इन वर्ड्स को हम लोग गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, टेलर फ्रांसिस, साइंस डायरेक्ट, स्प्रिंगर के जब हम लोग सर्च बार में हम लोग अगर इन वर्ड्स को डाले तो उससे रिलेटेड बहुत सारे पेपर्स क्या होते हैं हमारे सामने आ जाते हैं, जिसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको हम लोगों को बहुत ही सावधानी से देना पड़ता है, ताकि अगला जो भी रीडर हो उसको, वो जब ये वर्ड्स को डाले तो आपका पेपर जो है उनके सामने आ सके। तो ये होते हैं आपके कीवर्ड्स, यानी कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके आर्टिकल को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, हम अपने टॉपिक के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें अभी तक के क्या समस्याएं और उत्पन्न हो रही है, यानी कि लिमिटेशंस उसमें अभी क्या है ना। उसमें जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट रिसर्चेस हुई है, उन्होंने क्या योगदान दिया है। ठीक है। तो ये सभी चीजें हम लोग जो इंट्रोडक्शन का सेक्शन होता है हमारा, हम उसमें डालते हैं। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, एक रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब अभी जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रिसर्च गैप कैसे फाइंड आउट करते हैं। रिसर्च गैप फाइंड आउट करने के लिए हम लोग नॉवेलिटी मतलब जो है वो निकालते हैं। जैसे A+B+C वाला मैंने जो एग्जांपल दिया था ना स्टार्टिंग में, सेम टू सेम वही हमने रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई किया, यानी नॉवेल मटेरियल कॉम्बिनेशन हमने निकाला। और फिर हम लोग क्या करते हैं, ब्रिजिंग द रिसर्च गैप, मतलब हम अपने जो रिसर्च गैप को फिल करने के लिए, जो काम नहीं हुआ है उसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना अध्ययन आगे करते हैं, या आगे पेपर अपना जो है स्टडी करते हैं या लिखते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं अपने टॉपिक का, इंपॉर्टेंस बताते हैं, लिमिटेशंस, प्रीवियस रिसर्चेस और रिसर्च गैप को हम लोग दिखाते हैं, और करते हैं ब्रिजिंग द रिसर्च गैप। रिसर्च गैप को फिल करने के लिए हम लोग आगे प्रयास करते हैं। ठीक है। तो अब आगे हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल्स एंड मेथड्स या मेथोडोलॉजी। तो मटेरियल्स एंड मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मटेरियल हमने यूज किया है, जो भी मेथड हमने यूज करी है हमारे सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, वो हम लोग इसमें दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिखाया है आपको, साइड में एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है इसमें, ये जो बोन दिख रही है उसकी मैंने मॉडलिंग करी है। ठीक है। 3D मॉडलिंग करी है मैंने इसकी, पहले इसकी मॉडलिंग करी है। तो इसमें क्या हुआ, पहले मैंने मॉडलिंग कर ली तो ये मेरे मॉडलिंग में आ जाएगा, मॉडलिंग सेक्शन में आ जाएगा। फिर इसके बाद मटेरियल्स कौन सा लगे हैं इसमें, जैसे यहाँ पे फीमर बोन जो है, यहाँ पे फीमर बोन की प्रॉपर्टीज मैंने जो है वो दी है। फीमर बोन में दो सेक्शन होते हैं या दो पार्ट होते हैं। एक पहला जो पार्ट बाहर का होता है हार्ड वाला, वो होता है कॉर्टिकल सेक्शन, और अंदर का जो पार्ट होता है थोड़ा पोरस होता है या कमजोर होता है, लचीला होता है, जो कैंसलस बोन कहलाता है। दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, जिसमें डेंसिटी, इलास्टिसिटी और पॉइजन रेशियो, टेंसाइल स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग होती है। तो ये प्रॉपर्टीज हमको देना पड़ता है। तो पहले मैंने मॉडलिंग करी, फिर मैंने क्या करी, मटेरियल प्रॉपर्टीज दी। अब आगे क्या करता हूँ मैं, इसमें इसी सेक्शन में मटेरियल्स एंड मेथड्स में क्या करता हूँ, मैं अपने सपोर्ट्स लगाता हूँ। सपोर्ट्स यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लगाया है, यहाँ पे नीचे ए फिक्स सपोर्ट लगाया, और यहाँ पर क्या मैंने किया है, एक फोर्स लगाया है। किसके लिए? ये फोर्स लगा है आपकी पर्टिकुलर किसी गेट एक्टिविटी के लिए इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, वो यहाँ पे स्क्रूज भी लगाए हुए हैं। ठीक है।
तो शायद आपको जूम करने पर दिखेंगे। तो यहाँ पे 3 स्क्रू लगे हुए हैं ट्राइंगुलर फॉर्मेशन में, यहाँ पे 4 स्क्रू लगे हुए हैं रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में, और यहाँ पे 5 स्क्रू लगे पेंटेंगुलर फॉर्मेशन में। तो मेरे इसमें नोवेलिटी ये थी कि अभी तक क्या हुआ था, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन और रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में बहुत सारी रिसर्चेस हुई थी, लेकिन पेंटेंगुलर फॉर्मेशन में रिसर्चेस बिल्कुल नहीं हुई थी। यानी कि ये एक नॉवेल कॉम्बिनेशन था। अगर मैंने इसको पेंटेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैंने सुपेरियर सिद्ध कर लिया किसके, ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर के, तो मेरा ये रिसर्च मतलब जस्टिफाइड हो जाता, मतलब ये सही हो जाता, औचित्य हो जाता इसका। तो मैंने इसको जस्टिफाई किया कि पेंटेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थर्ड मतलब ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन और रेक्टेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन के सुपीरियर है, यानी इनसे बेटर परफॉर्म करता है और फ्रैक्चर हील करने में ज्यादा हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा मटेरियल्स एंड मेथड्स में, ठीक है। तो ये जो है, इसमें मैंने क्या किया, पहले तो थ्री डी मॉडलिंग करी मैंने इन लोगों की, फिर मटेरियल को डिफाइन किया, फिर फोर्सेस लगाए, है ना। यहाँ पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर और पेंटेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन। ये सभी को मैंने क्या किया, एनालिसिस किया। कैसे किया एनालिसिस, मैंने इसमें फिक्स सपोर्ट लगाए, फोर्स लगाए। अब मैं क्या देखूंगा, इनके रिजल्ट्स देखूंगा। तो अगली स्लाइड में मैं क्या देख रहा हूँ, इनके रिजल्ट्स देख रहा हूँ। एक एग्जांपल इस स्लाइड में रिजल्ट्स मैंने कौन कौन से इसमें देखे हैं। तो मैंने ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर और पेंटेंगुलर, ठीक है, तीनों के मैंने अलग अलग मटेरियल भी चूज किए थे। पहले पे मैंने चूज किया था टाइटेनियम, यहाँ पे मैंने यूज किया था कोबाल्ट क्रोमियम, और यहाँ पे मैंने यूज किया था स्टेनलेस स्टील। तो कोबाल्ट क्रोमियम, टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील के साथ में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर और पेंटेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन जब मैंने यूज किए, तो डिफरेंट सेक्शन ऑफ द बोन में क्या डिफॉर्मेशन आए, क्या स्ट्रेसेस आए, क्या वो बियरेबल थे, परमिसिबल थे, ये मैंने चेक किए, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे साबित मैंने किया कि जो पेंटेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या करता है, ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन के मुकाबले बहुत ही कम स्ट्रेसेस जो होते हैं वो बोन पर डालता है। और जो फिक्सेशन, फ्रैक्चर को फिक्स करने के लिए जो पेंटेंगुलर फिक्सेशन है वो सुपीरियर है किसके, ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। साथ ही साथ जो है फटीग स्ट्रेंथ भी जो है मैंने चेक करी थी इसमें। तो फटीग स्ट्रेंथ भी जो आई थी बेटर आई थी किसकी, पेंटेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन की। और साथ में अगर मटेरियल्स की बात करें तो कोबाल्ट क्रोमियम और स्टेनलेस स्टील से बेहतर परफॉर्मेंस हमें प्राप्त हुई टाइटेनियम की। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपने रिजल्ट्स को शो किया, दर्शाया और डिस्कस किया। तो ये हो गया मेरा रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सेक्शन। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, ठीक है। तो अब वैलिडेशन कैसे करेंगे, रिजल्ट्स हमने प्राप्त कर लिए सिमुलेशन के जरिए, हमने फिनिट एलिमेंट एनालिसिस को यूज कर लिया, सिमुलेशन कर लिया। अब क्या करना है, रिजल्ट का वैलिडेशन करना है, मतलब उसको प्रूव करना है कि वो सही है। तो हमने क्या किया कि पुराने जो 5 से 6 पेपर थे या 10 पेपर अभी आप ले सकते हैं, आपको जितने पेपर अगर आपके वैलिडेशन में दिखाने हैं आप उतने पेपर ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पुराने 5 से 6 पेपर्स को लिया जिनकी डेटा थे आउटपुट के यानी कि रिजल्ट्स के, वो सेम थे किससे, मेरे रिजल्ट्स के। मेरे रिजल्ट्स के जो डेटा आए थे वो रिजल्ट्स के डेटा को मैंने प्रूव किया कि वो पुराने जो पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं उनके वो सिमिलर है, मतलब सेम है, मतलब वो वैलिड है, मतलब वो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपने रिजल्ट्स को पुराने रिसर्च पेपर्स के आधार पर क्या किया, वैलिडेट किया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रिजल्ट्स वैलिडेशन। अब आगे क्या होता है, फ्यूचर स्कोप, मतलब जो काम मैं अभी इस पेपर में नहीं कर पाया तो मैं वो क्या करूंगा, उसको अपने फ्यूचर स्कोप में दे दूंगा कि आगे चलकर कोई और भी ये काम कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से फ्यूचर स्कोप भी आता है कि जो काम अभी रह गया है अगले फ्यूचर में करने के लिए वो मैं इस सेक्शन में क्या करूंगा, दे दूंगा, ठीक है। आगे क्या है, कंक्लूजन, मतलब जो पूरा आउटकम आया है मेरे पेपर का उसको शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टेस्ट फॉर्म में मैं इस सेक्शन में दे दूंगा। ताकि क्या होगा कि कोई भी रीडर है उसको पूरा पेपर अगर वो नहीं पढ़ सकता है तो क्या करेगा, वो सिर्फ कंक्लूजन को पढ़कर ही वो समझ जाएगा कि हाँ इस पेपर में कौन से काम हुए हैं और क्या इसका आउटपुट मिला है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या होता है, हमको रिवराइटिंग ब्रीफली द वर्क डन इन होल पेपर, मतलब पूरे पेपर में हमने जो काम किया उसको ब्रीफली हम लोग लिखेंगे। और समराइज, मतलब समराइजिंग उसकी
समरी हम लोग क्या करेंगे, उसको पेश करेंगे कंक्लूजन में। ठीक है, आगे क्या है, यहाँ पे रेफरेंसेस है। तो ये रेफरेंसेस मैंने जो जो पेपर के प्रीवियस डेटा यूज करे हैं, जो मैंने लिटरेचर रिव्यू दिया है काय के लिए, नोवेलिटी फाइंड करने के लिए, वो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रेफरेंसेस में उनको एक्नॉलेज करूंगा, यानी कि उनका साइटेशन करूंगा। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, रेफरेंसेस को लिखने के लिए हम लोग मेंडले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो ये रेफरेंसेस हो गए। आगे मैं आपको अपना जो पेपर है वो पूरा एक बार दिखा देता हूँ, जिससे आपको और भी आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो ये है मेरा पेपर। ठीक है, तो इसमें इसका टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ पावेल टाइप 2 फीमोरल नेक फ्रैक्चर। मेरा ये नाम है, मेरे टीचर्स का ये नाम है। एब्स्ट्रैक्ट मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव, मेथड, रिजल्ट्स और कंक्लूजन चारों ही चीजें इसमें शामिल होती है। ठीक है, अब आगे क्या है, इसमें कीवर्ड्स दिए हुए हैं। अगर इस कीवर्ड्स को कोई गूगल सर्च इंजन बार में डालेगा तो वो उसके सामने मेरे पेपर्स और बहुत सारे रिलेटेड पेपर्स भी सामने आ जाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ। इंट्रोडक्शन में क्या है, अपने पेपर के जो रिसर्च एरिया के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, और उसका इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस, प्रीवियस स्टडीज के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, नोवेलिटी को मैंने दर्शाया है और रिसर्च गैप भी दिखाया है मैंने। ठीक है, इसमें ये मॉडलिंग दिखाया हुआ है। ठीक है, मॉडलिंग दिखाया हुआ, ये स्क्रू दिखाया हुआ है फिक्स करने के लिए, यहाँ पे फीमर फ्रैक्चर को फिक्स करने के लिए। पावेल टाइप 2 का फ्रैक्चर था इसमें, तो उसको फिक्स करने के लिए एक स्क्रू दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, पेंटेंगुलर कन्फिग्रेशन में मैंने क्या किए हैं, यहाँ पे असेंबल किए हैं अपने कन्यूलेटेड स्क्रूज को पावेल टाइप 2 फीमर फ्रैक्चर को फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके। अब ये पूरी मटेरियल प्रॉपर्टीज मैंने दी हुई है यहाँ पे, कॉर्टिकल बॉन्ड की, कैंसलस बॉन्ड की, तीनों मटेरियल्स जो मैंने यूज किए, टाइटेनियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, 316L स्टेनलेस स्टील की भी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे पूरी दी हुई है। ठीक है, मेशिंग डिटेल्स दी है यहाँ पे, ये देखिए मेशिंग की है तो उसकी डिटेल्स दी कि नोट्स कितनी बनी है, एलिमेंट्स कितने दिए, स्क्यूनेस क्या आई थी, ऑर्थोगोनल क्वालिटी क्या थी, ये सभी चीजें मैंने दी हुई है इसी में। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखिए, ये जो मैंने इसमें फोर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, फोर्स लगाए हुए मैंने, फिक्स सपोर्ट लगाए हुए मैंने। ठीक है, आगे आप देखिए इसमें ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में इसका दिया हुआ है। ये एसन कर्व्स है। ठीक है, मतलब ये अल्टरनेटिंग स्ट्रेस और लाइफ साइकिल कर्व्स है तीनों मटेरियल्स के लिए, टाइटेनियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, 316L स्टेनलेस स्टील के लिए। ये डायग्राम्स दिए, कन्यूलेटेड स्क्रूज में कितने स्ट्रेसेस आ रहे हैं, 3, 4, 5 कन्फिग्रेशन में डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरा अपना रिजल्ट्स जो है वो शो किए हुए हैं, हम देख सकते हैं। ये बोन के अंदर कितने स्ट्रेसेस आ रहे हैं। ठीक है, समरी दी हुई है रिजल्ट्स की, मैंने क्या आउटपुट प्राप्त किया। वैलिडेशन के लिए मैंने 4 to 5 पेपर्स का सहारा लिया। ठीक है, रिजल्ट्स को वैलिडेट करने के लिए कि उनसे मेरा डेटा सिमिलर है, तो मतलब मेरा रिजल्ट वैलिडेटेड है। ठीक है, फ्यूचर स्कोप लिखा कि आगे कौन से काम हम लोग कर सकते हैं। आगे कंक्लूजन लिखा हुआ है, पूरे पेपर का आउटकम क्या निकला वो मैंने इसमें दिखाया हुआ है कंक्लूजन में। ये समरी हो गई पूरे पेपर की, पूरे डाटा हो गया कि कौन से स्ट्रेसेस हैं, क्या कितने स्ट्रेसेस निकले, कितना डिफॉर्मेशन निकला है। ठीक है, यहाँ पे जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी फैक्टर कितना है, लाइफ साइकिल कितना अचीव किया है, मतलब फटीग प्रॉपर्टीज मैंने निकाली हुई है। और आखिरी में मैंने ये दिए हुए हैं रेफरेंसेस। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है पेपर कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई भी डाउट अगर हो आपके तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।